Good evening, welcome back to Perfection IAS. So today's topic is World Bank. Already we have done IMF और अच्छे से समझ में आ जाएगा. We have done WTO और बाकी जो previous topic कर चुके हैं, ठीक है. So World Bank, why it is in news, why it is important nowadays to cover the World Bank. अभी एक जैसे it's a matter of proud for India that पहले अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट इंडियन बनी, मतलब इंडियन ओरिजिन की बनी. फिर उसके बाद एक इंडियन ओरिजिन के आदमी का नाम चूज़ होता है और पूरे साउथ एशिया में हलचल हो जाती है. एंड द नेम इज़ अजय बंगा. तो अजय बंगा को अभी वर्ल्ड बैंक का नया चेयरमैन बनाया है. किसने? अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन ने इनका नाम प्रपोजल आगे किया था, राइट. तो उसके बाद से ये न्यूज़ है. और अभी न्यूज़ ये भी चल रही है कि आईएमएफ में भी एक बहुत अच्छी पोजीशन पे एक इंडियन का नाम अभी प्रपोजल दिया है. तो अगर ऐसा होता है तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों में, जो कि दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन दोनों में इंडिया की साख बढ़ेगी, राइट. सो स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक. और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमेशा से अमेरिका में वेदर इट इज़ वाइट हाउस, एक टाइम था जब वाइट हाउस में हमेशा इंडियंस काम किया करते थे, वेदर दे आर द डॉक्टर्स ऑफ देयर प्रेसिडेंट. बट अब देखो कैसा शिफ्ट आया है कि आज अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति, वो भी आज इंडियन है. वर्ल्ड बैंक में दुनिया की टॉप कंपनीज के सीईओज आप देखो, वेदर इट इज गूगल, वेदर इट इज माइक्रोसॉफ्ट, वेदर इट इज एडोबे, वेदर इट इज एनी कंपनी, बिग कंपनीज, एवरीवेयर इज इंडियन. सो स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, देखो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट हुआ था 1944 में. मैंने आपको बताया था जब WTO पढ़ा रहा था. इसी ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट से एक ऑर्गेनाइजेशन निकल के आई थी, IBRD, इंटरनेशनल बैंक एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, राइट. इसी IBRD को बाद में कन्वर्ट करके वर्ल्ड बैंक बनाया गया. और एक शर्त और थी, आपको याद होगा जब IMF पढ़ा रहा था मैं, कि IMF का मेंबर कौन होगा? जो जब तक IBRD का मेंबर नहीं होगा वो IMF का मेंबर नहीं हो सकता है. याद आया कुछ? आप एक बार IMF वाला वीडियो जरूर जाके देखें पीछे, ठीक है. सो स्टार्टिंग विद 189 मेंबर कंट्रीज, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज अ यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप फाइटिंग विद पॉवर्टी वर्ल्ड वाइड थ्रू सस्टेनेबल सॉल्यूशन. इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर कंट्री. इंडिया इज अ मेंबर कंट्री ऑफ वर्ल्ड बैंक. टोटल 189 मेंबर्स हैं, रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं. और वर्ल्ड बैंक का मोटा मोटी काम क्या होता है? दुनिया भर में डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू जो पॉवर्टी रिडक्शन को लेके हो, वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, इस तरह के जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं उनको फंड करता है. गवर्नमेंट्स को फंड करता है, NGOs को फंड करता है, या अदर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको फंड करता है. और कैसे दुनिया जो है फोस्टर ग्लोबल इकोनॉमी बने, कैसे पूरी दुनिया में पॉवर्टी रिडक्शन हो, कैसे जो दुनिया में ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी बढ़े, ये इनका मेन फंक्शन है, राइट. द वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड इन 1944 आउट ऑफ द ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट व्हिच वाज सिक्योर्ड अंडर द ऑस्पिशियस यूनाइटेड नेशंस आफ्टर द डेज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, राइट. फिर उसके बाद मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दैट जो IBRD था अलॉन्ग विद द IMF, द IBRD लेटर बिकम द वर्ल्ड बैंक. ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट 1944 से क्या निकल के आया? IBRD. IBRD से क्या निकल के आया? वर्ल्ड बैंक, ठीक है. और वर्ल्ड बैंक का MCQ फॉर्म में अगर एग्जामिनर पूछे, मान लो BPSC प्रीलिम्स में आ जाए, कभी UPSC प्रीलिम्स में आ जाए, ऑल्दो विच इज वेरी लेस चांस, कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आंसर क्या होगा? वॉशिंगटन DC, ठीक है. The World Bank is an international organization dedicated to providing financing, advice, research to developing nation, aid their economic. मतलब ये एडवाइस करता है फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को किन किन कंट्रीज़ को, मिडिल इनकम कंट्रीज़ को, जो लो इनकम ग्रुप कंट्रीज़ हैं, या जो पोवर्टी से जूझ रही हैं, चाहे अफ्रीका, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो जो नेशंस हों, या एशियन कंट्रीज़ जितनी भी हैं उनके अंदर जो
मेजर प्रोग्राम्स चलते हैं, पोवर्टी रिडक्शन से लेके आप अफगानिस्तान में देखो बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। इंडिया के अंदर वर्ल्ड बैंक ने कितना सारा जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा है पोवर्टी से रिलेटेड प्रोग्राम्स के अंदर, वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम ऑलरेडी टोल्ड यू, हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। ये सारा क्लियर हुआ। अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का इन्होंने नया चेयरमैन बनाया। फिर उसके बाद में 189 मेंबर कंट्रीज हैं। फिर उसके बाद कहां से आया, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट से आया। ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट से आईबीआरडी बना, आईबीआरडी को बाद में वर्ल्ड बैंक बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद मेन काम क्या होता है इन लोगों का, यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप फाइटिंग पोवर्टी वर्ल्ड वाइड थ्रू सस्टेनेबल सॉल्यूशन, मतलब पोवर्टी से कैसे फाइट करे पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो। फिर उसके बाद में हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। और हेल्प किस किस को करते हैं, मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज को, ठीक है। Through the titleless bank, the World Bank is not necessarily a bank in the traditional charted meaning of the word। मतलब वर्ल्ड बैंक का मतलब है जैसे नॉर्मली, जैसे बैंक का क्या मतलब होता है, जहाँ जाए वो खाता खुलवाया, ठीक है, सेविंग अकाउंट खुलवा लिया, करंट अकाउंट खुलवा लिया, ये वो वाला काम नहीं है कि यहाँ पे आके लोगों के जो हैं वो डे टू डे ट्रांजेक्शन का काम नहीं है इनका। ये डायरेक्टली कंट्रीज़ को हेल्प करता है, ठीक है। जैसे अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना होगा तो इंडिया में किसी आदमी को पैसा नहीं देगा, ये इंडियन गवर्नमेंट को पैसा देगा कि आपके यहाँ जो डायरेक्टली ये प्रोग्राम्स हैं इनको रन करवाइए, ये हम पैसा देंगे एड के रूप में, ठीक है। सो दे आर नॉट हेल्पिंग टू द पीपल और दे आर नॉट इनटू द बिजनेस ऑफ डेली ट्रांजेक्शन, राइट। एंड द वर्ल्ड बैंक इज अ सब्सिडरी ग्रुप ऑपरेट विद इन देयर ओन प्रोविजन, डेवलप देयर ओन प्रोपराइटरी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोडक्ट, सेम गोल सर्विंग कंट्रीज कैपिटल नीड्स इंटरनेशनली। जिनको कैपिटल की जरूरत होती है इंटरनेशनली उनको देता है। फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्ल्ड बैंक के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिफरेंट काम के लिए, जैसे आगे आपको मैं बताऊंगा कि ICID क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में मीगा क्या होता है, ठीक है। ये सारे जितने भी वर्ल्ड बैंक की सब्सिडरीज हैं, यूनिट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं दैट ऑब्जेक्टिव क्या है वर्ल्ड बैंक का। कोई भी काम करते हैं, कोई भी, जैसे मैंने आपको इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, भले ही कोई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बाइलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, हर इंस्टीट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, एक प्रिंसिपल होता है, एक गोल होता है अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद हम अपना आइडिया देके बोलते हैं कि भैया वे फॉरवर्ड, या आंसर लिखने का भी तरीका यही होता है। एंड कंक्लूजन, यही आपको करना है। वर्ल्ड बैंक जो इतना पढ़ाया जा रहा है तो आपको 2 पेजेस में, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे इसमें से आपको 2 पेजेस में लिखना है। गॉट माई पॉइंट। ऐसा नहीं कि पूरा इसको उसके ऊपर 10 पेज बना रहे हो। IR के अंदर या किसी भी टॉपिक में, UPSC में या BPSC में, आपके पास जैसे एक वर्ड है, कोई भी वर्ड आ गया, एग्जाम्पल G20, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, ठीक है, UNO, तो आपके पास इन टर्म्स के ऊपर 200 से 250 वर्ड्स का आपको एग्जाम में लिखना है। तो 200 से 250 वर्ड्स का आप कब लिखोगे, जब आपके पास 800, 900 या 1000 वर्ड्स हो। इतना पढ़ के जाओगे, याद रहेगा 200, ठीक है। तो आपके पास 2 पेज के नोट्स होने चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड द वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टेब्लिश, सो द वर्ल्ड बैंक्स प्राइमरी गोल वॉज टू रीबिल्ड कंट्रीज दैट हैव बीन डैमेज्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और क्या टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, टू इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड टू इंप्रूव द लेवल ऑफ लिविंग देयर, टू इंक्रीज लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टू इंश्योर BOP इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। 3 पॉइंट का क्या मतलब है इनका, इसका कहने का ये मतलब है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे आपको पता है जैसे ब्रिटेन और पूरी दुनिया जो है 2 ब्लॉक्स में बट गई थी, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे आपको पता होगा कि कितना नुकसान हुआ था। ब्रिटेन तो एकदम कोलैप्स कर गया था, उसी के बाद अमेरिका सुपर पावर बना। तो वर्ल्ड बैंक का मेन क्राइटेरिया यही था कि भाई जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में पूरी दुनिया में जो डिवास्टेशन हुआ है, ठीक है, मतलब भयंकर रूप से जो तबाह हो गए थे ये यूरोपियन कंट्रीज, हंगरी, जर्मनी, पोलैंड, ये जितने भी आसपास के कंट्रीज हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, इनको रिबिल्ड करना था ताकि इनके अंदर डेमोक्रेसी जिंदा रहे। आपको फिर जैसे आपको मैंने बताया वर्ल्ड बैंक ने, मैं आपको कल क्लास में बता रहा था कि जब
डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, तो ये जो ईस्टर्न यूरोप वाले कंट्रीज हैं ये भयंकर गरीबी से जूझ रहे थे, तो इन लोगों को वर्ल्ड बैंक, अमेरिका के कहने पे ही वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया था ताकि इन कंट्रीज के अंदर एक डेमोक्रेसी जिंदा रहे, ये कम्युनिज्म की तरफ ना चले जाएं। तो अमेरिका अपने खींचने की तरफ उनको कि भाई आप डेमोक्रेसी की तरफ रहिए, हम आपको रिबिल्ड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए पैसा दे रहे हैं। तो एक तो वर्ल्ड बैंक का ये काम हो गया, दूसरी पॉवर्टी नहीं रहे, तीसरा कि दुनिया भर में जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कहीं भी जैसे कोई प्रोजेक्ट बनता है, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे लिविंग स्टैंडर्ड सुधर सके, लोगों का जो वे ऑफ लिविंग होता है, मतलब अच्छी स्कूल्स हों, अच्छे टॉयलेट्स हों, ठीक है, हर घर में पानी की सुविधा हो, अच्छी सड़कें हों, ये जितना भी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है ये भी वर्ल्ड बैंक देखती है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस डेवलपमेंट द ग्लोबल ट्रेड, ये ग्लोबल ट्रेड को भी बैलेंस करती है। जैसे बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 54 कंट्री हैं, लगभग 54 कंट्रीज हैं, शायद एक आधा कोई ऐसा कंट्री हो जहां वर्ल्ड बैंक ने इन्वेस्टमेंट ना किया हो, बाकी ऑलमोस्ट 90% कंट्रीज में वर्ल्ड बैंक हमेशा इन्वेस्टमेंट करता रहता है ताकि ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं इनका स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ सके, ताकि ये भी एक दुनिया में एक बराबरी के हिस्सेदार बन सकें, अच्छी सड़कें हों, अच्छी दवाई हों इनके पास, इनके बच्चे अच्छे स्कूल में जा सकें, ठीक है, अच्छी टॉयलेट हो, बाकी पानी की सुविधा हो अच्छे, क्योंकि आप देखो पूरी दुनिया में, खास करके अफ्रीका के अंदर या एशिया के अंदर 70 से 80% जो बीमारियां होती हैं वो गंदे पानी की वजह से होती हैं। तो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम ऐसा है जो हमेशा एक अच्छे कि लोगों तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैसे पहुंचे, ये इनका प्राइम एजेंडा है, ठीक है। फिर उसके बाद इनके 2 मेजर गोल्स क्या हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये एनकरेज भी करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को ताकि वो अपना लेवल ऑफ जो स्टैंडर्ड है लिविंग का उसको इंक्रीज कर सके, और लेवल ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज कब कर सकेंगे, जब इनके पास प्रॉपर अमाउंट में कैपिटल होगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने के लिए। अगर नहीं होगा तो कौन देगा, वर्ल्ड बैंक देती है, किसके रूप में, एड के रूप में। गॉट माई पॉइंट। फिर उसके बाद 2 मेजर गोल, करंटली द वर्ल्ड बैंक हैज 2 स्टेटेड गोल्स दैट इज एम्स टू अचीव बाय 2030, दैट द फर्स्ट इज टू एंड द एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल लिविंग लेस देन $1.90 to below 3% of the world population. The second is to increase overall prosperity by increasing income growth the bottom 40% of every country in the world. कहने का मतलब इनके 2 गोल हैं 2030 तक। क्या गोल है इनका? पहला गोल ये है कि दुनिया भर में $1.90 यानी कि लगभग $2 से आय सबकी ऊपर होनी चाहिए। अगर किसी की कम भी है तो ऐसी जनसंख्या मात्र और मात्र 3% बचे 2030 तक। तो 97% पॉपुलेशन को ये चाहते हैं 2030 तक कि सबकी जो आय है वो $2 पर डे एटलीस्ट होनी चाहिए। गॉट माई पॉइंट। फिर उसके बाद सेकंड इनका ये है कि इंक्रीज करें ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, की दुनिया भर में आपस में कैसे खुशहाली, ठीक है, या समानता कैसे आए, बाय इंक्रीजिंग देयर इनकम ग्रोथ, कि किसी की इनकम उसके अंदर ग्रोथ कैसे हो, और इनकम ग्रोथ जब होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, बेसिक नेसेसिटीज आदमी पूरी कर पाएगा, और अगर बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर लेगा तो वर्ल्ड बैंक का जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो जाएगा। तो दिस इज हाउ दे आर टारगेटिंग देयर गोल्स बाय 2030। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इंडिया के अंदर अभी जो है वो कितनी पॉवर्टी है, कितने % पॉवर्टी है इंडिया के अंदर, और इंडिया में कितनी पॉवर्टी कमिटीज अभी तक बनी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी कितनी % है पॉपुलेशन की, और कितनी पॉवर्टी कमिटीज अभी तक इंडिया में बनी है, ठीक है, राइट। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हाउ द वर्ल्ड बैंक इज ऑर्गेनाइज्ड। वर्ल्ड बैंक को कैसे ऑर्गेनाइज किया? द वर्ल्ड बैंक हैज क्रिएटेड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन विद इन इटसेल्फ दैट स्पेशलाइज इन द डिफरेंट एक्टिविटीज। ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर आर कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। मतलब वर्ल्ड बैंक का मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
और ये सारी मिलके, मतलब वर्ल्ड बैंक इकलौता कुछ नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक वर्ल्ड बैंक बनाती हैं। गॉट माय पॉइंट? और हर ऑर्गेनाइजेशन का, या जो हर सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है इस वर्ल्ड बैंक के अंडर में, वो सारी मिलके एक तो वर्ल्ड बैंक बनाती है, दूसरी हर सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन का एक डिफरेंट टास्क है। स्टार्ट करते हैं। IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट्स, लैंड्स टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ये जो बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इससे आपको अंदाजा लग रहा है, मतलब जो रिकंस्ट्रक्ट करे किसी की इकोनॉमी को, और रिकंस्ट्रक्ट किसको करने की जरूरत होती है? जो हमेशा लो इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं या मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं, ठीक है, इनको, या पुअर्टी से जो कंट्री जूझ रही हूँ, ठीक है, ये उनकी इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए काम में आता है। फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड एसोसिएशन IDA लैंड्स टू लो इनकम कंट्रीज, ये भी लो इनकम कंट्रीज को लैंड करता है। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लैंड्स टू द प्राइवेट सेक्टर, ये बड़ी बड़ी MNC कंपनीज को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, या मतलब एक तरह से कोई बड़ी कंपनी है, उसका एक प्रोजेक्ट है जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लोगों की मदद करना चाहता है, तो ऐसी कंपनीज के पास जब पैसे की कमी होती है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से ये लोग पैसा ले सकते हैं, ठीक है। फिर मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा इंकरेजेस प्राइवेट कंपनीज टू इन्वेस्ट इन द फॉरेन कंट्रीज। ये सेकंड ग्रुप है जो मीगा है, जो कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे आपको मैंने बताया कि इनका काम क्या होता है वर्ल्ड बैंक का, कि पॉवर्टी तो खत्म हो, दूसरी चीज फोस्टर फॉर व्हाट, टू इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये कहां से होता है? FDI से होता है, फेडरल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। FDI कहां से आता है? फॉरेन से, उसी को FDI बोलते हैं, नाम से ही होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ऐसी कंपनीज को मदद करता है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट ग्रुप या गारंटी एजेंसी, राइट। फिर उसके बाद में इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट AICDA हेल्प्स द प्राइवेट इन्वेस्टर इन फॉरेन कंट्रीज वर्क आउट डिफरेंस डू नॉट एग्री। मतलब मान लो कि किसी एक कंपनी X कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, कहाँ पे? एक कंट्री B में। ये X कंपनी कंट्री A की है और ये इसने इन्वेस्टमेंट किया। अब मान लो आपस में अगर कहीं डिस्प्यूट हो जाए इस इन्वेस्टमेंट को लेके, या कोई बातचीत बिगड़ जाए, और ये पैसा दिया है किसने? इस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ये डिस्प्यूट सॉल्व करवाते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। जैसे आपको मैंने बताया था WTO का एक, WTO के अंदर एक स्पेशल एजेंसी भी होती है, उस एजेंसी का काम है सेटलमेंट डिस्प्यूट। जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं उनको सेटल करने का काम होता है। तो ऐसे ही वर्ल्ड बैंक में अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई कंट्री A कंट्री है, उसकी किसी A कंपनी ने या X कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया B कंट्री में, और यहाँ पे कुछ इश्यूज हो जाते हैं पेमेंट को लेके, या कोई भी बातचीत हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को जो रिजॉल्व करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट। फिर वोटिंग पावर कैसे होती है? कंडीशंस होती हैं। जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होती है, वैसे उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल अमेरिका है इस वक्त, तो जिस कंट्री की जितनी इकोनॉमी होती है उसका उतना वोटिंग राइट होता है नॉर्मली। इसीलिए हमेशा एक आरोप लगता है कि ये वर्ल्ड बैंक वगैरह जो हैं, या IMF है या WTO है, दे आर द स्टूजेस ऑफ USA। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो इन्हीं का है, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फंडिंग ये कर रहे हैं, शेयर ये दे रहे हैं, तो अगर बात सुनेंगे तो ये किसकी सुनेंगे? ऑब्वियसली US की सुनेंगे। तो इसीलिए इन ऑर्गेनाइजेशंस पे हमेशा इनकी लीगैलिटी पे, इनके जो नेचर है उसके ऊपर हमेशा लोगों को शक रहता है कि दे आर बाइस्ड टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। गॉट माई पॉइंट? टू बिकेम ए मेंबर ऑफ द बैंक ए कंट्री मस्ट फर्स्ट ज्वाइन द IMF। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले आपको IMF का मेंबर होना पड़ेगा, ठीक है। द मेंबरशिप इन IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड IFC एंड मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटिंग एजेंसी इज ए कंडीशनल। ए कंट्री हैज टू फर्स्ट बिकेम ए मेंबर ऑफ IBRD फॉर दैट। मतलब पहले IBRD का मेंबर बनेगा, फिर वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनेगा, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक का मेंबर होगा तभी IMF का मेंबर होगा। दिस इज द होल स्टोरी। और यहां ये क्या कह रहा है? टू बिकेम ए मेंबर ऑफ ए बैंक ए कंट्री मस्ट ज्वाइन द IMF। तो IMF कब ज्वाइन करेगा? जब ये ज्वाइन करेगा। तो मतलब इनडायरेक्टली अगर शॉर्टकट देखा जाए तो पहले आपको IBRD ज्वाइन करना है,
फिर वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करना, अगर ये दोनों आपके ज्वाइन है तो आपकी IMF में एडमिशन को आपको कोई नहीं रोक सकता। गॉट माई पॉइंट। फिर इसके अंदर गवर्नर्स होते हैं जो कि इसकी डेली मीटिंग्स को, जो डेली प्रोग्राम्स होते हैं या डेली के एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं उसको रन करते हैं। हर जो वर्ल्ड बैंक है उसके अंदर जो है हर गवर्नमेंट अपना रिप्रेजेंटेटिव भी भेजती है, हम कि हमारी कंट्री से ये रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। उसका एक प्रॉपर सेटअप है। जैसे IMF में आपको मैंने बताया था कि 24 एग्जीक्यूटिव जो लोग, जैसे 190 कंट्रीज थी, उन्होंने चुना 24 जनों को, फिर ये 24 जने चुन के पूरा सिस्टम को रन करते हैं। गॉट माई पॉइंट। तो इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसमें भी 24 हैं। ओवरसीज द बैंक बिजनेस इंक्लूडिंग अप्रूविंग लोन्स, जो दुनिया भर में लोन्स अप्रूव, कौन सी कंट्री के लोन अप्रूव करना है, कौन सी का डिसअप्रूव करना है, गारंटीज, न्यू पॉलिसीज क्या होंगी। जैसे मैंने आपको बताया IMF और वर्ल्ड बैंक का काम रिफॉर्म लाने का भी है। ये पॉलिसी एडवाइस भी करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, ये वाला इनका, ये भी इनका काम है। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव बजट, कंट्री असिस्टेंट, स्ट्रेटेजीज एंड बोरोइंग ए फाइनेंशियल डिसीजंस। द 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर इज फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। अपॉइंट एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईच, वाइल अदर मेंबर कंट्रीज रिप्रेजेंटेड बाय 29 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। मतलब कहने का ये मतलब है कि इतने कंट्रीज मेंबर्स हैं, उनमें से 5 ये कंट्रीज हैं, इनके मेंबर्स होते हैं हमेशा। गॉट माई पॉइंट। और बाकी सारी कंट्रीज को मिला के, जैसे मैं कह रहा था ना, हर कंट्री अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है वहां पे, तो वो परमानेंट मेंबर्स नहीं होते हैं। वो जैसे एम्बेसी में भेजते हैं तो उनमें टारगेट कि भाई आपको वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपको देखनी है, लेकिन जो वहां पे प्रॉपर सेटअप, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप होता है, उसके अंदर 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें से कि 5 जो डायरेक्टर होंगे वो तो इन पर्टिकुलर कंट्रीज के होंगे। कौन कौन सी कंट्रीज के होंगे? फ्रांस का, जर्मनी का, जापान का, यूके का और US का, ठीक है। और बाकी जो 19 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बचे, वो मिला के बाकी जितनी कंट्रीज बचती हैं 190 में से आप घटा लो, मतलब लगभग 185 से 184 के आसपास इन कंट्रीज को सिर्फ ये 19 लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये रोटेशन बेस पे करते हैं कि इस साल इन कंट्रीज का बन गया, इनका इस साल अगले कंट्री का, इस साल अगले कंट्री का, तो ये रोटेशन बेसिस पे, जैसे कि मैंने आपको यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में बताया था कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 रोटेटिंग मेंबर्स होते हैं, जो कि रोटेटिंग बेस के ऊपर बनते हैं। तो टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, और ये बनते हैं रोटेटिंग बेसिस के ऊपर। गॉट माई पॉइंट। फिर लोन्स एंड द वर्ल्ड बैंक। द बैंक lend money to the middle income countries and interest rate lower than the rate of the loans from the commercial banks। कहने का मतलब है वर्ल्ड बैंक, जैसे मान लो आपका SBI बैंक है, वो आपको लोन दे रहा है 8% पे, तो वर्ल्ड बैंक अगर इंडिया के अंदर कोई लोन देगा किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो ऑब्वियसली दैट विल बी लेस देन 8%, सपोज 4%, तो इट विल बी ईजियर टू रीपे एंड इट विल बी अ चीप फॉर for a particular country to pay that. Got my point? And in addition, the banks lend money at no interest to the poorest developing countries. Those often cannot find the source of loans. और जो एशियन कंट्रीज हों, लैटिन अमेरिका कंट्रीज हों, अफ्रीकन कंट्रीज हों, कुछ जो कंट्री बेहद गरीब हैं, उन लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन भी देते हैं, मतलब जिसके ऊपर कोई भी जो है एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ आपको प्रिंसिपल अमाउंट देना है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो नहीं देना है। तो दिस इज हाउ दे वर्क। एंड द कंट्रीज दैट बोरो फ्रॉम द बैंक ऑल्सो हैव अ मच लॉन्गर पीरियड रीपे देयर लोन्स कॉमर्शियल बैंक टू अलाउ। जैसे मान लो SBI ने, मैंने आपको बताया 8% दिया है लोन, 8% इंटरेस्ट रेट पे दिया है 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल। लेकिन वर्ल्ड बैंक जब लोन देती है तो या तो इंटरेस्ट नहीं लेती पुअर कंट्री से, और मान लो किसी मिडिल इनकम कंट्री को दे भी दिया तो यहाँ पे मान लो ये चार्ज करेंगे 3%, वो भी 25 साल के लिए, 35 साल के लिए, 40 साल के लिए, 50 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये लोन देते हैं। गॉट माई पॉइंट। फिर सोर्स ऑफ मनी, पैसा कहाँ से आता है इन लोगों के पास, ठीक है। द बैंक बोरोज द मनी इट लेंड्स, बैंक बोरो करती है वो द मनी इट लेंड्स। This means it can borrow money at low interest rate from the capital market all over the world and to lend the money to developing countries on the favorable terms। मतलब ये खुद कैपिटल मार्केट से पैसा उठाते हैं और फिर सस्ते दामों के अंदर मिडिल इनकम कंट्रीज की हेल्प करते हैं।
ठीक है। द बैंक्स फाइनेंशियल रिजर्व कम फ्रॉम द सर्वल सोर्सेज फ्रॉम द फंड रेज्ड इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट से जो पैसा, जैसे मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर पैसा कौन सी एजेंसीज इनको कमा के दे रही हैं वर्ल्ड बैंक को? मीगा कमा के देगी, ठीक है, आईसीडी इनको कमा के देगा पैसा, बाकी फिर आईबीआरडी और जो दूसरा बचा ये लोग पैसा पुअर कंट्रीज को देते हैं, क्योंकि पैसा तो इनको मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है और ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट, ये लोग पैसा कमाते हैं वर्ल्ड बैंक के लिए और फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी देते हैं ताकि ये पुअर कंट्रीज को, क्योंकि ये तो फाइनेंशियल मार्केट से पैसा कमा लेते हैं, इधर क्या होता है पुअर कंट्रीज को या तो इंटरेस्ट फ्री लोन देना है या बहुत मिनिमम, तो दीज आर फॉर द सोशल सर्विस, तो यहाँ तो पैसा कमाने का नहीं है, तो ये जो पैसा इधर से कमाते हैं ये इनको ट्रांसफर करते हैं एंड देन दे पे द लोन्स और दे allow the countries to take loan from these particular organizations, right? From the fees paid by the member countries, contribution made by the member, particularly wealthier ones from borrowing countries themselves, when they pay back their loans, फिर ये जब इंटरेस्ट रेट भी देते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है, तो इससे ये पूरा इकोसिस्टम चल रहा होता है। वर्ल्ड बैंक लोन हेल्प सेंटर्स, ये किस किस चीज़ के लिए लोन देते हैं, ठीक है? सप्लाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ताकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अच्छे से साफ पानी, बिल्डिंग द स्कूल्स एंड ट्रेन द टीचर्स, अच्छी स्कूल्स जैसे राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं या बहुत सारी ऐसे स्कूल्स हैं जो डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक जिनको फंड कर रहा है, ठीक है? गवर्नमेंट को बोलता है कि आप कोई एक पर्टिकुलर एजेंसी को हायर कीजिए, इनको हम पैसा देंगे और ये हमें काम पूरा करके दीजिए, ठीक है? इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं एंड दे आर हेल्पिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो, मैनेज द फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्ड मेंटेन द रोड रेलवे एंड पोर्ट्स, एक्सटेंडेड द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जनरेट डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी, एक्सपेंड द हेल्थ केयर। मतलब आप देखो एक किसी भी कंट्री के अंदर या एक किसी भी एक सिस्टम के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट उसके सब पॉइंट्स होते हैं उन सबको ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? एग्जाम्पल जैसे इन्होंने क्या बोला, ये ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं, हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, और रोड्स के अंदर भी पैसा दे रहे हैं, ठीक है, रेलवेज के अंदर भी पैसा दे रहे हैं, मेट्रो के अंदर भी पैसा दे रहे हैं, ठीक है। आपका जो पब्लिक हेल्थ केयर है ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर में कम हो गया। फिर आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आप बढ़ाना चाहते हैं अपनी कंट्री का, तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत होगी, तो उसको भी ये देंगे। इनका मेन मकसद ही वर्ल्ड बैंक का ये होता है कि कैसे ओवरऑल जो है वे ऑफ लिविंग किसी भी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनका बढ़ सके। तो वे ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा? अच्छी स्कूल होगी, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छा पानी होगा, अच्छे अस्पताल होंगे, ठीक है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, ये सब सारी चीज़ें होंगी, अच्छी रोड्स होंगे, अच्छे रेलवेज होंगे, ये सारी चीज़ें जब अच्छी होंगी तो ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग किसी भी कंट्री का बढ़ जाएगा। और वे ऑफ लिविंग जब बढ़ जाएगा, यही इनका वर्ल्ड बैंक का प्राइम एजेंडा है, यही इनका गोल है। गोल क्या था? मैंने क्या बताया था कि 2030 तक पूरी दुनिया में 1.90 डॉलर जो रोज़ कमाते हैं उनकी जनसंख्या मात्र 3% बच जाए या उससे भी कम। गरीबी को ये लोग हटाना चाहते हैं। गॉट माई पॉइंट? फिर उसके बाद मॉडर्नाइज द बैंक ऑल्सो ट्राइज टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन लैंडिंग द कंट्रीज कंपनीज, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी देते हैं। आजकल तो ये लोग जो है रीशेप द इकोनॉमीज टू मेक द मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। आजकल ये जैसे मैंने आपको बताया क्लीन एनर्जी में वर्ल्ड बैंक बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी चाहता है कि जो है पॉल्यूशन आने वाले टाइम पे, पॉल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया को इम्पैक्ट जो पहुंच रहा है, तो वर्ल्ड बैंक हमेशा ऐसी टेक्निक्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, जो कि ऐसी कंपनीज के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है जो कि क्लीन एनर्जी को प्रमोट करती हूँ, जिससे कि पूरी दुनिया में जो एनवायरनमेंट है उसमें जो कम से कम एमिशंस हो। तो सोलर पे काम कर रहे हैं, जितने भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उन सब पे वर्ल्ड बैंक जो है इन्वेस्टमेंट का काम कर रहा है। सो दिस इज देयर प्राइम एजेंडा। फिर उसके बाद ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक, ये आपको याद रखनी है। ये दे आर वेरी अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली ऐसा सवाल आता है। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है तो बीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूरा 100% चांस है
प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, हमेशा याद रखनी है, जो कि न्यूज़पेपर में भी आती रहती हैं और एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज बीन पब्लिश्ड बाय। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्ल्ड बैंक की, यूएनओ की, आईएमएफ की, यूएनईपी की, यूएनओ या और कोई, ठीक है। तो आपको याद रखना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक निकालता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, रेमिटेंस रिपोर्ट कि पूरी दुनिया में कितना रेमिटेंस, इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 1 कंट्री है जिसको रेमिटेंस से सबसे ज़्यादा मदद मिलती है, रेमिटेंस रिपोर्ट। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, वही बात आ गई, इनका मेन एजेंडा ही है कि लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आ गया। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, एकमात्र शायद इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो वर्ल्ड बैंक उसके लिए पर्टिकुलर एक रिपोर्ट निकालती है कि इंडिया का कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसका अपडेट। बाकी आप ये जान के देखो 190 कंट्रीज हैं, 185 से लेके 190 कंट्रीज के बीच में, इनमें से वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है किसी भी दूसरे कंट्री के नाम से रिपोर्ट नहीं है, एकमात्र इंडिया ऐसा है जिसका इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के नाम से है। फिर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, वो सारी पॉइंट्स आ गए, मैंने आपको बताया था, रोड, सड़क, रेल, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, एनवायरनमेंट, जितनी भी सारी चीजें वो सब कंप्लीट हो गई इसमें। सर्विस, ट्रेड एंड रिकंस्ट्रक्शन इंडेक्स, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स, ये सारी रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक निकालता है। ये रट लेनी है डायरेक्टली, इसको याद, मतलब एकदम कंठस्थ कर लो आप इसको। फिर इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इंडिया और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का क्या रिलेशन है और क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं, सो विल लुक एट दिस। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ 4 ऑफ द 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंटरनेशनल, मतलब इंडिया आईबीआरडी का भी मेंबर है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का भी मेंबर है, मीगा का भी मेंबर है, आईएफसी का भी मेंबर है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीएसआईडी, आईसीएसआईडी क्यों? इंडिया मेंबर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का मेंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया को पता है जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनमें यूएस का स्टेक होता है और बाकी कंट्रीज का स्टेक होता है, ये अपने फायदे के लिए यहाँ मामला अटका देंगी और फिर किसी तरीके से इंडिया को ब्लेम गेम करेंगी और इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, इंडिया को मजबूर करेंगे किसी चीज़ को। इसीलिए इंडिया ने इसमें से जितने भी आईडीए हैं, आईएफसी है, मीगा है, आईबीआरडी, सब में मेंबर है, बट इंडिया ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला सिस्टम है इसके अंदर इंडिया मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन पूछ सकता है डज इंडिया इज अ मेंबर इन ICSID, तो द आंसर विल बी a big no. Got my point? India has been accessing funds from the World Bank mainly through IBRD and IDA for the various development projects. ज़्यादातर जो वर्ल्ड बैंक से इंडिया को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या जो पैसा सैंक्शन होता है वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इस 2 ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंडिया को पैसा मिलता है। फिर उसके बाद इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ IBRD, IDA, IFC. वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम 1948 व्हेन फंडिंग फॉर एग्रीकल्चर मशीनरी प्रोजेक्ट वॉज इम्प्रूव्ड। आपको याद होगा 1947 के आसपास जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो हमारी इकॉनमी एकदम से शटर कर गई, क्योंकि 200 साल जो ब्रिटिश हुकूमत थी उन्होंने प्लंडर किया इंडिया की इकॉनमी को, ड्रेन किया इंडिया की इकॉनमी को, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था। तो ऐसे टाइम पे हमारे पास तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट था नहीं और इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ UN ऑल्सो, वर्ल्ड बैंक ऑल्सो, IMF ऑल्सो। तो इंडिया को इन ऑर्गेनाइजेशन से मदद बनी, तभी तो हम लोग 1950s में 60s में एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि जब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका फर्स्ट ये था कि कैसे हम जो है मॉडर्न टेम्पल्स प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर बोथ इनको साइमल्टेनियसली एक साथ ग्रो करवाएं, क्योंकि इंडिया की आज भी 50% से ज़्यादा जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है ऑक्यूपेशन के लिए। तो इस लिहाज से आपको समझ सकते हो, इसीलिए इंडिया को हिंदी में कहा जाता है कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ जितना भी इन्वेस्टमेंट आता है वो ये लोग देते हैं। और स्टार्टिंग में ये कहना चाह रहा है कि 1948 के बाद जब इंडिया 1947 के बाद इंडिपेंडेंट हुआ तो 1948 टू 1960s टू 70s, उसके बाद तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया था तो हम लोग खुद सेल्फ रिलायंट हो गए थे, आत्मनिर्भर हो गए थे। इन लोगों ने खूब मदद की है। गॉट माई पॉइंट? फिर उसके बाद देखते हैं ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अभी तक इन्होंने जो स्टार्ट किए हैं। सम वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इंक्लूड स्किल इंडिया मिशन, ठीक है, क्लीन इंडिया मिशन,
नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल NRLM, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड, नेशनल एड्स कंट्रोल, MSME, सर्व शिक्षा अभियान, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये मेरे डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था, ये राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। मोदी जी ने उद्घाटन किया था इसको डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू में। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है, आप ये देखो, जितना भी आपने तो कभी ये दिमाग लगाया नहीं होगा कि इंडिया के जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, स्किल इंडिया, जिसमें हर यूथ को हम स्किल सिखाएंगे और ताकि वो आत्मनिर्भर होकर फिर खुद के अपने पैरों पे खड़े हो जाए। ये जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, स्किल इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन, कि कैसे भारत के अंदर क्लीन एनर्जी को और मोटिवेट किया जाए और कैसे क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ा जाए। भारत ने भी डिफरेंट टारगेट्स लिए हैं कि 2070 तक जीरो कार्बन नेट एमिटर होगा इंडिया। ठीक है, नेशनल NGRB, कब से हम 1980 से ही गंगा साफ करने का अभियान चला रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसा लिए जा रहे हैं, अभी तक गंगा साफ नहीं हुई, पता नहीं कब होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी और जिसके तहत आज बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। आज कोई ऐसा गांव नहीं है, इक्का दुक्का कोई हो तो पता नहीं, लेकिन आज हर जगह रोज़ का इनका टारगेट है, जो है हमारे गडकरी साहब का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट वाला, ठीक है, रोज का टारगेट है कि ये लोग इंडिया में रोज 1500 किलोमीटर के आसपास जितनी सड़क बना रहे हैं, रोज के रोज। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वर्ल्ड बैंक फंड कर रही है। फिर उसके बाद एड्स कंट्रोल, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, सर्व शिक्षा अभियान 2000 वाली इसमें शुरू हुआ था, जिसके अंदर हर बच्चे को हमने तो फंडामेंटल ड्यूटी में भी जोड़ दिया कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को पढ़ाना अनिवार्य है। ठीक है, फिर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, कि कैसे बच्चों के लिए न्यूट्रिशन जो पोषण है वो कितना, तत्व जो है वो कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इंडिया के जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया की बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारेंगे, इन सब को फंड कर रखा है वर्ल्ड बैंक ने। ये सोशल सर्विस प्रोग्राम होते हैं और आप सोचो ये सब जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये अगर सारी चीज़ें अगर हो जाएं तो इंडिया ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। अरे भैया, सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन अच्छी हो जाए, न्यूट्रिशन सबको अच्छा मिले, रोड अच्छी हो, कोई बीमारी नहीं हो, चाइल्ड का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, नेशनल रूरल लिव, जो गांव के अंदर जो लोग हैं उनकी रोज़ की जो आजीविका है वो अच्छे से चल पाए। ये कैसे? ग्रामीण सड़क अच्छी हो, पानी साफ हो, क्लीन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, हर आदमी के पास एक स्किल हो जिससे वो कमा के खा सके, तो ऑटोमेटिक इंडिया बढ़ेगा। तो कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो यही बढ़ा रहे हैं इसको। फिर सिग्निफिकेंस क्या है वर्ल्ड बैंक का? पोवर्टी रिडक्शन। मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे प्राइम एजेंडा वर्ल्ड बैंक का है पोवर्टी रिडक्शन। Progress towards poverty reduction has been significant over the years. Income per person has doubled, life expectancy has increased. World Bank in India single largest provide external funding for the education, largest external funding for the health. मतलब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट काम था गरीबी हटाना। फिर एक टाइम याद होगा आपको, भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कम थी, ठीक है, आज बढ़ के 70 के आसपास तक पहुंच गई है। आज भारत में मौजूदा वक्त में मैटरनिटल जो मोर्टेलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, ये कितना कम हो गया है पहले की तुलना में, एनीमिया कितना कम हो गया है। बाकी और अभी करने की ज़रूरत है, हो रहा है धीरे धीरे। तो कैसे पोवर्टी धीरे धीरे कम हो रही है, कैसे पहले एक टाइम पे हिंदुस्तान में एक वक्त ऐसा आ गया था जब 40 साल 50 साल एक औसत आय होती थी आदमी की, बीमारी से मर जाता था। आज 70 साल के आसपास एक औसत व्यक्ति की जो आय हो गई है, मतलब इतना तो इतना ही जिएगा, मतलब डबल हो गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। फिर उसके बाद ये भारत को फंड करता है एजुकेशन के अंदर, ताकि लोगों इंडिया की एजुकेशन अच्छी हो। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी मदद कर रहा है, तो इससे होगा क्या, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा इंडिया का। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक इज सो काइंड टू इंडिया फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली। इंडिया इज अ ब्लू आइड बॉय फॉर द वर्ल्ड बैंक। देन गुड गवर्नेंस एंड फाइट करप्शन। ये हमेशा वर्ल्ड बैंक ये चाहता है कि यार आपको जो पैसा दे रहे हैं, वो पैसा आपको पर्टिकुलर किसी एक एक्स प्रोजेक्ट में या वाई प्रोजेक्ट में लगाने के लिए दिया है। वहीं ऐसा ना हो कि हम आपको पैसा सेंक्शन कर दें, कागजों में आप जो है उसको प्रोजेक्ट को बढ़ाते चलो, ज़मीनी स्तर पे ऊपर कुछ भी ना हो। तो ये लोग अपना पॉलिसी चेक भी करते रहते हैं, मतलब इसीलिए पॉलिसी फ्रेमवर्क भी ये बना के देते हैं कि ये गाइडलाइंस हैं, ये प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको जो है पैसा सेंक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें, दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड बैंक इज़ सो सिग्निफिकेंट।
गॉट माई पॉइंट। फिर उसके बाद हम देखते हैं डेबिट रिलीफ, इंक्लूजन फॉर द पुअर, लार्जेस्ट रिसर्चर, स्टेबलाइजिंग असिस्टेंस, फंड करता है इंडिया की ग्रोथ को, क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो ये सारा डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद में हम कंक्लूजन एंड विल गो टुवर्ड्स द वे फॉरवर्ड। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, देखो डेबिट रिलीफ मतलब कर्ज से मुक्ति या उसको से छुटकारा। तो इन लोगों ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने सोचा कि यार अगर इन लोगों को जिनको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रखा था, जिन गरीब कंट्री को, जिन पुअर कंट्रीज को, मिडिल इनकम कंट्रीज को, लो इनकम कंट्रीज को, अगर इनको पैसा इनसे वापस लेंगे तो इनके पास तो इनके जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन है या इनके जो कंट्री के वेलफेयर प्रोग्राम्स है ये नहीं चला पाएंगे। तो इन कंट्रीज ने एक डिसाइड किया मिलके सारा कि इन कंट्रीज का हम जो है डेबिट रिलीफ कर देंगे, ताकि ये इंश्योर कर सकें कि जो सेविंग होगी डेबिट रिलीफ से ये डायरेक्ट कर सकें हेल्थ में, एजुकेशन में, विच आर प्रूवन टू पॉवर्टी फाइटिंग प्रोग्राम्स। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम वर्ल्ड बैंक ने उठाया। उसके बाद G8 लीडर्स ने भी यही बोला कि भाई इनका फुल डेबिट कैंसिलेशन कर दो, ताकि दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय IDA, IMF, ADF टू कंट्रीज दैट हैव रीच्ड टू देयर कंप्लीशन पॉइंट अंडर द एनहांस्ड HIPC initiatives. Got my point? So this is one of the most important thing, क्योंकि देखो इन कंट्रीज का जो डेबिट रिलीफ प्रोग्राम है इसके अंडर में इनका मेन टारगेट ये था कि अगर जैसे मान लो इन कंट्रीज से भाई जो कंट्री गरीब है इसको 100 करोड़ रुपए दे रखे हैं, वापस आप इससे 100 करोड़ रुपए ले लोगे तो इसको तो एक तो ब्याज भी चुकाना है प्लस ये पैसा भी चुकाना है, तो होगा क्या, ये अपना डेली एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम ठीक नहीं कर पाएगा। फिर वर्ल्ड बैंक का गोल या ऑब्जेक्टिव मेन यही था कि पॉवर्टी रिडक्शन करना है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारना है, लोगों की फाइनेंस की कंडीशन सुधारनी है, अच्छा वाटर हो, अच्छी रोड्स हो, अच्छे स्कूल्स हो। तो ये कंट्रीज तो सारा पैसा तो लोन चुकाने में दे देंगे, तो ये प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला हटाओ छोड़ो, गरीब कंट्रीज को बोला कि तुम लोग ये पैसा रखो और अपने ही डेवलपमेंट के ऊपर आप इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करो। फिर इंक्लूजन ऑफ द पुअर, सेंट्रल पॉइंट जो है वर्ल्ड बैंक का वो ये है कि कैसे पुअर को, गरीब आदमी को मिड में रखा जाए डेवलपमेंट के, मतलब जो प्रथम व्यक्ति जो इनकी आंखों में जिसको ये रखना चाहते हैं दैट इज पुअर, कि भाई पुअर हमारा टारगेट है सबसे इंपॉर्टेंट, इनको हमें रिड्यूस करना है स्लोली, ठीक है, पॉवर्टी खत्म करनी है। फिर लार्जेस्ट रिसर्च डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं वो वर्ल्ड बैंक के हैं, बहुत सारा फंड करके रखते हैं किन किन चीज़ों के अंदर, ताकि एडवाइस कर सकें कंट्रीज़ को, ये उनकी हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, लॉ के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, फाइनेंस, जस्टिस, लॉ, इन्वायरमेंट, ठीक है। ताकि स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं, ताकि ये कंट्री रिसर्च करके बताएं कि आपके कंट्री में ये वाला प्रोग्राम को रन कीजिए, आपके यहाँ ये कमी है, आपके यहाँ ये कमी है, जस्टिस हो, लॉ हो, एनवायरनमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वाटर हो, ठीक है, रोड्स हो, जितना भी चीज़ें हैं, फाइनेंस हो, जैसे फाइनेंस इंक्लूजन भी करना इंपॉर्टेंट है। जनधन खाता ये क्या है, ये फाइनेंशियली इंक्लूजन किया हमने गरीब लोगों का, जिनका कभी गरीबों का खाता नहीं था बैंक में। तो प्राइम मिनिस्टर ने सोचा कि फाइनेंशियली इंक्लूजन कैसे होगा, जब हर आदमी को लगेगा कि बैंक मेरे लिए भी है, तो क्या किया, फ्री में लोगों का खाता खुलवा दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स। तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम को, फिर स्टेबलाइजिंग द असिस्टेंस, द रोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन द कॉन्फ्लिक्ट अफ्लिक्टेड कंट्रीज कैन नॉट बी एम्फसाइज्ड एनफ टू सपोर्ट द इंटरनेशनल एफर्ट टू असिस्ट द वॉर ravaged population resume peacefully development, prevent the relapse into the violence। जैसे मान लो वॉर से या कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, उन कंट्रीज के अंदर वापस से स्टेबलाइजेशन अगर लाना हो तो उन कंट्रीज को भी फंड करते हैं ताकि वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाए चीजें। फंड्स फॉर इंडियाज ग्रोथ, मैंने आपको बताया कि इंडिया के लिए तो स्पेशल ये कि रिपोर्ट निकालते हैं अलग से। करंटली द वर्ल्ड बैंक सपोर्ट इंडिया टू स्प्रेड 127 एक्टिव प्रोग्राम विद अ कंबाइंड वर्थ ऑफ $28 बिलियन। दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट है ये $28 बिलियन। सोचो एक इकलौते इंडिया के ऊपर इन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे एक $28 बिलियन इंडिया को दे रखे हैं। अगर सोचो इंडिया खुद अपने ये पैसा लगाती है 28 बिलियन, तो बाकी चीज़ों में हम खर्च नहीं कर पाते, और ये जो पैसा मिलता है ये बहुत ही ज़्यादा लो इंटरेस्ट रेट पे मिलता है हमको, और हम भी दूसरी कंट्रीज को लो इंटरेस्ट में देते हैं पैसा, तो उधर से जो कमाई होती है वो इधर चुका देते हैं। तो दिस इज हाउ द इकोनॉमी फंक्शन। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक, क्रिएटिंग ए क्लाइमेट वेयर हाई लेवल ऑफ लैंडिंग आर डीम्ड टू बी गुड, ठीक है, एडवोकेटिंग डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स एज अ हेल्थ मेजर, ठीक है। इनकी कुछ पैरामीटर्स हैं, दे आर ऑलवेज बीइंग इनटू द न्यूज़ कि इनको ये सब चीज़ें ठीक करनी चाहिए। इनसफिशिएंट इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स,
प्रोजेक्ट को अच्छे से इवेलुएट नहीं करते हैं, लैक ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी की जो लाइफ है वो ठीक से नहीं देखते हैं, पुअर एविडेंस बेस फॉर द पॉलिसीज। 4-5 लड़के लड़कियां पकड़े, ठीक है, उन्होंने जरा सा रिसर्च किया, डाटा भेजा, घर में डाटा भेजा, उधर उन्होंने एनजीओ को भेजा, एनजीओ ने वर्ल्ड बैंक पे भेजा। अगर ये इस तरह से जब तक प्रॉपर रिसर्च नहीं होगी तब तक इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। आपको एकदम ग्राउंड बेस का डाटा चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स को अच्छे से रन कराने के लिए। प्रमोटिंग प्राइवेट हेल्थ केयर, आजकल तो दिस इज वेरी, प्राइवेट हेल्थ केयर इज ऑलवेज वेरी कॉस्टली एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट supported, so this is all they are regarded in terms of their criticism. Forcing countries to adopt the structural adjustment for their economies, ये फोर्स करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना IMF हमेशा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए फोर्स करता है, तो ऐसे ही वर्ल्ड बैंक आपको डायरेक्टली ऐसे तो पैसा देगी नहीं, तो वो भी आपको जो है वो फोर्स करेगी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। फिर इनके जो चार्जेस होते हैं, यूजर चार्जेस, दे आर ऑल्सो लिटिल बिट हाई, ठीक है। फिर वोटिंग पावर जो रिमेन्स होता है, दे आर सीवियरली इम्बैलेंस इन द फेवर ऑफ यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, दैट लीड्स टू अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ, ठीक है। दिस लीड्स टू अंडर रिप्रेजेंटेशन, जैसे ग्लोबल साउथ की मैंने आपको बात की थी, नॉर्थ में सारे कंट्रीज हो गए इंपॉर्टेंट अमीर कंट्रीज, तो ग्लोबल साउथ G20 वाला जो लेक्चर था उसको जाके देखो, ग्लोबल साउथ क्या है वो आपको तब समझ में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको पहले कहा कि IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, इन जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इनके अंदर जो 5 बड़ी, खास करके जो P5 कंट्रीज में मेंबर्स हैं इनका डोमिनेंस ज़्यादा है, तो इससे जो बाकी और कंट्रीज हैं उनको थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी इस ऑर्गेनाइजेशन की कम लगती है। फिर उसके बाद द बैंक मेक्स द लोन कंडीशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट सच एज फिस्कल कंसोलिडेशन, लिबरलाइजेशन, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, लोन्स फॉर मैकेनिज्म, लार्जेस्ट शेयर होल्डर डोमिनेट वोट पॉलिसीज अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक ऑनरशिप। जिसका जितना ज़्यादा शेयर होल्डर होगा, जिसका जितना ज़्यादा शेयर होल्डिंग होगा वो उतना ज़्यादा डोमिनेट होगा, और जितना ज़्यादा शेयर होल्डर होगा उतना वोटिंग पावर होगा, जितना ज़्यादा वोटिंग पावर होगा उतना डोमिनेटिंग होगा। तो इसीलिए तो पाकिस्तान वगैरह की कोई जो है हैसियत नहीं रहती है वर्ल्ड बैंक। इंडिया वाले चाहे जब लोन सैंक्शन, इनका जो लोन सैंक्शन होता है उसको रुकवा देते हैं। इंडिया की एक अच्छी खासी वैल्यू है वर्ल्ड बैंक में, और अब तो इंडिया का ही आदमी वहाँ का चेयरमैन, प्रेसिडेंट जो समझो वो बन गए। फिर वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, हर कंट्री की कुछ अलग ज़रूरतें होती है, हर कंट्री की अलग प्रॉब्लम्स होती है। इंडिया की जो प्रॉब्लम है हो सकता है अफगानिस्तान की वो प्रॉब्लम ना हो, जो अफगानिस्तान की प्रॉब्लम है हो सकता है इंडिया की ना हो, जो केनिया की प्रॉब्लम है वो हो सकता है जिम्बाब्वे की प्रॉब्लम ना हो, जो जिम्बाब्वे की। तो वन साइज फिट्स ऑल ये पॉलिसी हमको चेंज करनी होगी। हर ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस होती हैं वो हर कंट्री की अलग होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज्योग्राफिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस हिसाब से इनको जो है चीज़ों को रीअप्रोच करके देखना पड़ेगा, जिसको जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से इनको रीमॉडरेट करके अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करवाना होगा। वेयर नो लिबरल पॉलिसीज लाइक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म फोर्स अपॉन ऑल कंट्रीज। ये जो LPG वाला है ये सब कंट्रीज पे थोकना भी ज़रूरी नहीं है। अब जिस कंट्री के पास कुछ है ही नहीं उसके ऊपर भी आप LPG डाल दोगे तो वहाँ के छोटा मोटा व्यापारी बेचारा जो जैसे एकदम रवांडा, युगांडा, घाना, ये कंट्रीज़ में भी LPG अगर लगा दोगे तो ये बेचारे जो छोटे मोटे, इनके यहाँ तो एक तो वैसे ही कुछ नहीं है, फिर बाहर का मार्केट आके सारा कैप्चर कर लेगा, तो जो बची कुछ नौकरियाँ वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो आप इनको कुछ कंट्रीज़ को आप बिना कंडीशंस के भी लोन देना सीखिए। दिस इज़ द मेजर रिफॉर्म वर्ल्ड बैंक शुड टेक। ठीक है। फिर उसके बाद लैक ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर, इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ इवैल्यूएशन, फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज डैम अंडरमाइन क्लाइमेट गोल्स, ग्लोबल एफर्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल। वर्ल्ड बैंक आल्सो प्रोवाइड एन एबल टू रिफाइन पर्पस लैंडिंग वर्ल्ड डेवलपमेंट लाइट एमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल लैंडर सच एज चाइना। कहने का ये मतलब है कि वर्ल्ड बैंक आजकल जो है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा फंड करता है एज़ कम्पेयर टू नॉन कन्वेंशनल सोर्स। अगर करता भी है तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनके प्रोजेक्ट्स को कम अमाउंट सेंक्शन करता है, और जो कन्वेंशनल उनको ज़्यादा करता है। तो जो जैसे डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, अगर ये बढ़ेंगे तो इससे क्लाइमेट एनर्जी की पे समस्या आएगी, या जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो ख़राब होंगी। तो अगर क्लाइमेट कंडीशन ख़राब होंगी तो कोई जो पर्पज़ है वर्ल्ड बैंक का वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके अलावा जो आप UNFCC में बैठक करते हो, अलग अलग क्लाइमेट
डील्स करते हैं, उनका कोई मकसद नहीं है। तो इनको अपना प्रायोरिटी एरियाज को डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और कितना इन्वेस्टमेंट करना है। फिर उसके बाद में वर्ल्ड बैंक हैज ऑल्सो प्रूव्ड अनेबल टू रीडिफाइन इट्स पर्पज, मतलब अभी तक वो अपना पर्पज क्या है वो रीडिफाइन नहीं कर पाए। लैंडिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन द लाइट ऑफ इमरजेंस, मतलब नॉन ट्रेडिशनल। चाइना जो जितना डेवलप्ड कंट्री है, ऐसे कंट्रीज को भी ये लोग जो है, बिकॉज चाइना ऑल्सो प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज अ डेवलपिंग नेशन। चाइना जैसा कंट्री भी बहुत सारी फंडिंग लेके वर्ल्ड बैंक से फायदा उठाता है। तो चाइना, इंडिया जैसे अगर कंट्रीज बड़े बड़े 28 बिलियन इकलौता इंडिया लेके बैठा है, तो अगर चाइना को और भी ज़्यादा दे रखा होगा, तो ऐसे कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये एक मोटा पैसा वर्ल्ड बैंक का लेके बैठ जाएंगे, तो जो छोटे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो ये सारे मेजर रिफॉर्म्स की इनको ज़रूरत है। एट लास्ट वी विल सी द वे फॉरवर्ड, कि क्या वे फॉरवर्ड होगा। ठीक है, दिस इज द लास्ट थिंग, क्या आगे इनको करना चाहिए। द प्रपोजल फॉर द मोर इंपैक्टफुल एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक इंक्लूड, एक प्रपोजल है जो कि सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है, एफिशिएंट है वर्ल्ड बैंक की फंक्शनिंग के लिए, वो क्या है? यूज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई देयर इश्यूज बेटर, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने इश्यूज को आइडेंटिफाई करने देना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन को बोलना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंटली काम कीजिए। आप इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, आप इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और हर आदमी को, हर इंस्टीट्यूशन को अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उनको रिफॉर्म करने का उनको जो है एक फ्रीडम देनी चाहिए। फिर उसके बाद hence the need of engage independent organization who have experienced their flexibility to play this role, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास पर्टिकुलरली उस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो अपना अच्छे से रोल को फंक्शन कर पाए। हार्नेस द स्ट्रेंथ्स फ्रॉम द डिफरेंट स्पेशलिस्ट एरियाज, डिफरेंट स्पेशलिस्ट एरियाज से वो अपनी कैसे अपने आप को स्ट्रेंथन कर सके। At last, while funding large-scale initiative, World Bank must ensure that it does not stifle others who may better placed to support discrete initiatives. Bank should maintain engagement, different level discussion agreements with the ministers and senior staff. Essential authorization is need to take forward reform, but this does not make changes happen by itself. In this perspective, the bank needs to ensure that it takes the multi-layered engagement to secure the practical traction and change. कहने का ये मतलब है वर्ल्ड बैंक को डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट लेयर वाइज इनको जो है डिस्कशन करना चाहिए। जैसे अगर मान लो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारी मिनिस्ट्री से जो हमारे स्पेशलिस्ट स्टाफ हैं उनके साथ बैठ के जॉइंट कंसल्टेशन प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको अच्छे से डिस्कस करना चाहिए कि कहाँ इस पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तभी जो इनका प्राइम एजेंडा है, जो जिस इनिशिएटिव को ये लेके मार्केट में आए थे, वर्ल्ड बैंक जिस इनिशिएटिव को ये लेके सेटअप, इस ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ था, वो तभी फुलफिल होगा। फिर उसके ऊपर रिफॉर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना रिफॉर्म करने का अधिकार होना चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का अधिकार होना चाहिए, और कुछ स्पेशलिस्ट से इनको जो है वो मतलब एक नॉलेज के रूप में ये लेना चाहिए कि इस काम को हम कैसे करें। तो जब तक आप इसको, इन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, इनको इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करने दोगे, तब तक से इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मेन काम है वो फुलफिल नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड बैंक। हमने देखा स्टार्टिंग में कैसे इंट्रोडक्शन हुआ, कौन सी कब इसका सेटअप हुआ, कौन अभी इसका चेयरमैन है, ठीक है, फिर इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर इनका मेन गोल क्या था, फिर उसके अंदर कौन सी डिफरेंट जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, फिर उनको एक एक करके हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, कौन सी रिपोर्ट्स निकाल के लेके आता है वर्ल्ड बैंक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हमने देखा कंक्लूजन, और फिर लास्ट में हमने देखा दैट व्हाट इज वे फॉरवर्ड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड बैंक। थैंक यू, कीप वॉचिंग परफेक्शन IAS।